हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज का वीडियो मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है कि मैं आपको वादा करता हूँ कि नेक्स्ट 30 मिनट अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका चैप्टर यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। आज तक आपने जितना भी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा हो या कॉलेज में पढ़ा हो या अपने फ्रेंड से पढ़ा हो, सबसे ज़्यादा आपको आज समझ में आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट के सारे डाउट्स और सारे का सारा एक्सप्लेनेशन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट। चलिए तो आज का सम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सम है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है और लेंदी भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोटबुक, कैल्सी और पेन लेके ही बैठे होंगे। अगर आप नोटबुक, कैल्सी, पेन लेके मेरे साथ साथ सम करेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको फंड फ्लो चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। आज के सम में कुछ नया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नया ये है कि पहले जो अगर बैलेंस शीट की डेट में 31/3/19 पहले दे रखा है, 31/3/18 बाद में दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं दे तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बन जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा। तो ये जो होता है ट्रिक क्वेश्चन होता है। जनरली एग्जाम में ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि स्टूडेंट का ध्यान ना जाए और उसको सम आता हुआ भी वो 0 मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ही गलत लिख दिया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार 31/3/19 वो लोग पहले दे देते हैं और 18 बाद में दे देते हैं। इन शॉर्ट ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट को उन्होंने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जब लिखेंगे तो 18 ही हमारे लिए ओपनिंग होगा और 19 हमारे लिए क्लोजिंग होगा। क्लियर है? चलिए तो सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है 3 चीज़ें बनती हैं। मैंने आपको वीडियो 1 में बताया ही है कि कैसे कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपने वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना दिया होगा, एडजस्टेड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया होगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दिया होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल में हमको पता ही है सबसे पहले हमको चाहिए होते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आप लोग देखोगे तो आपको दिए हुए ये रहे, एक है करंट एसेट्स की आपको दिख रहे हैं हेडिंग, उसमें है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे करंट एसेट से हेडिंग आपको दिख ही रही होगी। तो सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक 2018 का पहले लिखेंगे, 2018 का पहले लिखेंगे जो है 2,04,800। फिर 2019 का लिखेंगे 2,47,600। तो अगर आपने 2,04,800 लिखा फिर आपका 2,47,600 हो गया 2019 में, तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने भी लिखा है, देखिए स्टॉक 2,04,800 पहले, 2,47,600 बाद में, तो ये इंक्रीज हो गया है 42,800 से। क्लियर है? इन द सेम वे डेटर्स भी अगर आप देखते हैं डेटर्स तो 1,87,600 बाद में हो गया 19 का है। पहले कितना था, 1,36,600 था, बाद में हो गया 1,87,600। तो वापस से डेटर्स भी इंक्रीज हो गया है। तो हमने लिख दिया डेटर्स पहले था 1,36,600, फिर हो गया 1,87,600, तो इंक्रीज हो गया 51,000 का। क्लियर? वैसे ही बिल्स रिसीवेबल भी आप देखेंगे तो पहले था 44,000, अब हो गया 36,000। पहले 44,000 था, अब 36,000 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो देखो मैंने भी लिख दिया, पहले था 44,000, बाद में हो गया 36,000, तो -8,000 रुपीज़ आ चुका है। ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट है कैश बैलेंस। पहले था 1,000, बाद में हो गया 2,000। पहले 1,000 था, अब 2,000 हो गया है, तो 1,000 का इंक्रीज हो गया। अभी आपको दिखेगा, देखिएगा दिख रहा होगा। देखो आपको कैश बैलेंस पहले 1,000 था, अभी 2,000 हो गया, तो 1,000 का इंक्रीज हो गया। इन द सेम वे बैंक बैलेंस आप अगर देखेंगे तो पहले कितना था 15,000, बाद में डैश हो गया। डैश हो गया मतलब जीरो हो गया। मतलब पहले आपके पास बैंक बैलेंस 15,000 रुपये पड़ा हुआ था, अब आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा। इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा -15,000। अभी आपको दिखेगा, देखिए बैंक बैलेंस पहले था 15,000, बाद में हो गया जीरो, तो आपने लिख दिया -15,000। क्लियर? और लास्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले था 21,200, बाद में हो गया 25,600, तो बढ़ गया है। बढ़ गया है तो इंक्रीज में हम लोग लिख देंगे।
देखो आपको दिख रहा होगा, पहले था 21,200 और 25,600, तो इंक्रीज हो गया 4,400 का। जैसे इतना हो जाए हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल को नाम दे देंगे ए। तो ये लिख दिया टोटल ऑफ ए। तो आपका टोटल आया होगा, कैलसी पे आपने किया होगा 4,22,600 31,318 का, और 4,98,800 31,3,2019 का। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़। अब आपको दिख रही होगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको पता है क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रपोज डिविडेंड हम लोग नहीं लिखते, बेड डेट रिजर्व हम लोग लिखेंगे। क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स और बेड डेट प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड हम लोग जानबूझ के नहीं लिखते, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट जनरली आता है। कभी एडजस्टमेंट ना भी आए, इसलिए हमने एक प्रैक्टिस बना दी है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड हम लोग नहीं लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में। हम लोग बिना लायबिलिटीज और बिना इन दोनों के लिखे हम लोग करंट लायबिलिटीज कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में उसकी इफेक्ट डायरेक्टली आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स पहले था 84,800, मैंने आपको वापस याद दिला दूं, उल्टा दिया हुआ है। पहले था 84,800, बाद में हो गया 78,400। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन असली में ये डिक्रीज नहीं है, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटी अगर कम होती है तो ये हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है। तो हमने लिख दिया, देखिए क्रेडिटर्स 84,800 और 78,400। इवन तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम लोग माइनस में लिखेंगे नहीं, हम लोग प्लस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लायबिलिटी कम होती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, 6400 लिखा है। क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले था 6,400, बाद में हो गया 18,800। ये अच्छी बात नहीं है। आपके बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अब आपकी बढ़ गई है। लायबिलिटी 6,400 से कितने पे पहुंच गई है? 18,800 पे। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस में लिखेंगे। देखिए पहले 6400 था, बाद में 18,800 हो गया, तो मैंने क्या लिखा? माइनस में 12,400। आप माइनस के बदले ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले था ही नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट, जीरो था इन शॉर्ट। अब कितना हो गया? 7,800। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी बढ़ चुकी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग का वापस से क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था ही नहीं, तो आपको दिखेगा 7,800, तो नेगेटिव आ गया 7,800। मैंने आपको बताया था माइनस के बदले आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट बेड डेट रिजर्व, पहले था 5,200, अब हो गया 5,600। वापस से बेड डेट रिजर्व भी आपकी लायबिलिटी है, वो बढ़ गई है, अच्छी बात नहीं है, तो माइनस में आ जाएगा 400। देखो आपको दिख रहा होगा बेड डेट रिजर्व पहले 5,200 था, फिर 5,600 हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए माइनस में आ गया 400। इतना हो जाए तो आप क्या करेंगे? टोटल लिख देंगे। टोटल किया आपने चार चीज़ का, तो 31,318 का आया 96,400 और 31,319 का आया 1,10,600। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ए माइनस बी, तो टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी कर दिया, तो 4,22,600 माइनस क्या? 4,22,600 माइनस 96,400 किया, तो आ गया आप 3,26,200। वैसे ही 4,98,800 माइनस 1,10,600 किया, तो आप पहुंच गए 3,88,200 पे। अब आपके पास स्टार्टिंग में 3,26,200 रुपये थे, अब आपके पास 3,88,200 रुपीज़ हो गए। आपके पास पैसे बढ़ गए हैं, इसलिए 62,000 पॉजिटिव आया। कैसा आया? पॉजिटिव। अगर आप ये चीज़ कंपेयर करेंगे ऊपर से, आप कैलसी पे कर सकते हैं 42,800 प्लस 51,000 प्लस 1,000 प्लस 4,400 प्लस 6,400 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 12,400 माइनस 7,800 और माइनस 400, तो भी आपके कैलसी पे क्या आएगा? 62,000 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ से क्या है, हमेशा सेम आ जाए। क्लियर है। ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। अब ये आया 62,000 पॉजिटिव। मेरा सवाल ये है कि ये 62,000 कहाँ जाएगा? अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये 62,000 कहाँ पे जाएगा। अगर आप मन में बोलेंगे, अगर आपने भी मन में बोला है कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी सही बोला है। क्लियर है। तो ये 62,000 कहाँ जाएगा? एप्लीकेशंस ऑफ फंड में। क्लियर है। देखो आपको अभी दिखेगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 62,000 पॉजिटिव आया इसलिए। अगर ये चीज़ नेगेटिव आई होती तो हम लोग कहाँ लिखते? सोर्स ऑफ फंड में लिख देते। क्या लिखते? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 62,000। लेकिन क्योंकि इस सम में पॉजिटिव आया है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 62,000।
क्लियर है। अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। सबसे पहले बैलेंस लिखने के लिए अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है आपको, ये रहा, दिखा, सबको दिख रहा होगा। तो ओपनिंग है 1,08,000 और क्लोजिंग है 44,000। मैंने आपको वापस याद दिला दूं, ओपनिंग 18 होता है, क्लोजिंग 19 दिया है, इस सब में उल्टा दिया है। तो ओपनिंग हम लोग लिखेंगे 1,08,000 और क्लोजिंग 44,000। देखो आपको दिख रहा होगा एडजस्टेड पीएल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ओपनिंग लिख दिया 1,08,000 और टू बैलेंस क्लोजिंग लिख दिया हमने 44,000। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स आर गिवन राइट शेयर्स एट 10% प्रीमियम। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा बोला हुआ है, शेयर होल्डर्स को हमने राइट शेयर्स दिए 10% प्रीमियम पे। तो आप मेरे को बताइए कौन से दो लेजर पे असर पड़ा। एक तो आपको दिख ही रहा है शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी, एक इक्विटी पे असर पड़ेगा, और दूसरा 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम बोला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे असर पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो लेजर्स बना देंगे, एक बना देंगे इक्विटी का लेजर और दूसरा बना देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का लेजर। इक्विटी का अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा 3,20,000 और क्लोजिंग दिखेगा 4 लाख। इन द सेम वे सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग है 20,000, क्लोजिंग है 28,000। क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे, और क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड पे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी लेजर बनाएंगे, मैंने तो बना दिए हैं, आपको अभी दिखेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इक्विटी का लेजर और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम का लेजर। इक्विटी का ओपनिंग था 3,20,000 तो लिख दिया बाय बैलेंस 3,20,000 और क्लोजिंग था टू बैलेंस 4 लाख। इन द सेम वे प्रीमियम का ओपनिंग था 20,000 तो वो लिख दिया और क्लोजिंग था 28,000। इतना आपने लिख दिया होना है। अब एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए हम लोग का क्वेश्चन था क्या। ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन था शेयर होल्डर्स आर गिवन राइट शेयर्स एट 10% प्रीमियम। अब शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिया, राइट शेयर्स दिए 10% प्रीमियम पे। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि राइट शेयर्स होते क्या हैं। अगर आपको पता हो तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फ्री के शेयर्स होते हैं, लेकिन राइट शेयर्स जो होते हैं वो फ्री के शेयर्स होते नहीं हैं। हम लोग इन द सेंस कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछती है कि क्या आपको नए शेयर्स हम लोग जो इशू करने वाले हैं वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो ले लेते हैं तो हम लोग पब्लिक को इशू नहीं करते, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होता है उनका पहला राइट होता है। तो इस सब में भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर की हैं 10% प्रीमियम पे। 10% प्रीमियम पे मतलब ज़्यादा वैल्यू पे। अगर आप देखेंगे तो इक्विटी का ओपनिंग था 3,20,000 और क्लोजिंग था 4 लाख। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस है कितने का, 80,000 का। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 80,000 के राइट शेयर्स ऑफर किए हैं लेकिन 10% प्रीमियम पे। अगर 10% प्रीमियम पे ऑफर किए हैं तो इसका मतलब 80,000 के बदले कंपनी अपने शेयर होल्डर से 88,000 मांग रही है। इस सम में कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने राइट्स एक्सरसाइज किए हैं या छोड़ दिए हैं। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि शेयर होल्डर्स ने राइट शेयर्स ले लिए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दिए 80,000 रुपीज़ के 88,000 रुपीज़ में। मतलब बोला कि अगर आपको 80,000 के शेयर्स खरीदने हैं तो आप 88,000 दे सकते हैं और अब ये शेयर्स ले सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब शेयर होल्डर्स हमको 88,000 रुपीज़ देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपने भी मन में सोचा है कि हमारे पास दैट इज कंपनी के पास पैसा आएगा तो आपने सही सोचा है। तो इसका मतलब कंपनी के पास पैसा आने वाला है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब भी कंपनी के पास पैसा आता है या जाता है तो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। यस, अगर आपने भी सोचा है फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो आपने सही सोचा है। तो हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। कितना रुपए आएगा मेरे को बताइए, 80,000 या 88,000। ऑफ कोर्स 88,000। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आया है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास पैसा आया तो कहाँ लिखेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के कौन से साइड पे, सोर्स ऑफ फंड में या एप्लीकेशन फंड में। वेरी गुड। अगर आपने भी सोचा सोर्स ऑफ फंड में तो आपने सही सोचा है। तो हम लोग लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पे, सोर्स ऑफ फंड में क्या लिखेंगे कि राइट शेयर्स इशूड, और हमारे पास पैसा आया है। इक्विटी शेयर इशूड भी लिख सकते हो, राइट शेयर इशूड भी लिख सकते हैं। तो अभी आपको दिखेगा, देखिए
आपको दिख रहा होगा इक्विटी इशूड 88,000 सोर्स ऑफ फंड में हमने लिख दिया। अब मैंने आपको समझाया था कि जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है तो लेजर में उसकी इफेक्ट अपोजिट साइड पे जाती है। और वर्ड कौन सा यूज़ होता है अगर आपको याद हो तो? यस ऑफ कोर्स, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है बैंक। तो यहाँ पे आपने लिखा है सोर्स ऑफ फंड जो डेबिट साइड पे इक्विटी इशूड, तो लेजर में जाएगा क्रेडिट साइड पे और वर्ड यूज़ होगा बैंक। तो देखिए आपको दिख रहा होगा बाय बैंक 88,000। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, मैंने 80,000 की चीज़ 88,000 में पब्लिक को दी थी। पब्लिक ने मुझे कितने रुपए दिए? 88,000। लेकिन असली में चीज़ तो कितने की थी? 80,000। तो इस 88,000 के अंदर कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 8,000 छुपा हुआ है जो है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें से तो मैं 8,000 इसको काट के निकाल नहीं सकता, तो अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से निकालने के लिए इसकी अपोजिट एंट्री कर देते हैं। तो हमने अपोजिट एंट्री कर दिया, यहाँ लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 88,000 में से अपोजिट एंट्री यहाँ पे लिख दी, तो अपने आप ही 88,000 में से 8,000 कम हो गया। अब जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आया वो कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो इसकी एंट्री आ गई यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000। मैंने आपको बताया था हर चीज़ की दो इफेक्ट आती है, ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। 8,000 एक इफेक्ट और ये 8,000 दूसरा इफेक्ट, दोनों इफेक्ट आ चुकी है। अब इसको कहीं पे भी ना पीएल में ना फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। इक्विटी हमारा टैली हो चुका है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा टैली हो चुका है और इसी के साथ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो चुका है। चलिए अब करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया 10% प्रीमियम पे। तो मेरे को बताइए कौन से दो लेजर पे असर पड़ेगा? एक तो आपको दिख रहा है डिबेंचर के ऊपर, तो डिबेंचर दिख रहा होगा लाइबिलिटी साइड पे, एक तो डिबेंचर पे असर पड़ेगा तो इसका लेजर बनाऊंगा। और एक चीज़ और है इस सम में, अगर आप देखेंगे तो लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन भी है, तो इसका भी लेजर बनाएंगे हम लोग। तो दो लेजर बनेंगे, एक डिबेंचर का लेजर बनेगा, एक लॉस ऑन डिबेंचर का लेजर बनेगा। डिबेंचर लायबिलिटी है और लॉस ऑन ये क्या है? लॉस ऑन डिबेंचर एसेट है। तो एक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा जो लायबिलिटी है, और जो एसेट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आता है। तो हम लोग फटाफट लेजर बना देते हैं। डिबेंचर का ओपनिंग दिख रहा है आपको 1,20,000 और क्लोजिंग है 1,08,000। और डिबेंचर लॉस ऑन डिबेंचर का ओपनिंग डैश है और क्लोजिंग कितना है? 1,000। तो मेरे साथ आप डिबेंचर का लेजर और लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन का लेजर बना देंगे। देखो मैंने बना दिया है, एक हो गया डिबेंचर का लेजर और एक है लॉस ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर का लेजर। ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी आपको बताया था 1,20,000 और क्लोजिंग है 1,08,000। और वैसे ही डिबेंचर लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन का ओपनिंग है 0 और क्लोजिंग है 1,000। अब एक बार एडजस्टमेंट वापस पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया है 10% प्रीमियम पे। रिडीम का मतलब होता है मैं कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर होल्डर को बोला लाओ डिबेंचर मुझे वापस दे दो, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा और 10% एक्स्ट्रा दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो डिबेंचर स्टार्टिंग में 1,20,000 थे और एंडिंग में कितने हो गए? 1,08,000। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 12,000। इसका मतलब 12,000 के डिबेंचर्स मैंने रिडीम किए हैं, साथ में 10% प्रीमियम भी दिया है। तो इसका मतलब मैंने 12,000 तो दिया होगा, मैंने मतलब कंपनी ने 12,000 रुपये दिए होंगे और साथ में 10% प्रीमियम मतलब 1,200 एक्स्ट्रा, दैट इज 13,200 रुपीज़ टोटल मिला के दिए होंगे। 12,000 प्लस 10% आप कैलसी पे कर सकते हैं, 12,000 प्लस 10%, तो हमने कितने मिला के 13,200 रुपीज़ दिए हैं। अब मेरा सवाल ये है कंपनी ने 13,200 रुपये दिए हैं, तो कंपनी का पैसा आया या गया? और ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ऑफ कोर्स अगर आपने भी मन में सोचा है कि पैसा गया और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में रिकॉर्ड होगा, तो आपने एकदम सही सोचा है। तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी? फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर। तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, देखिए डिबेंचर्स रिडीम एप्लीकेशन फंड के अंदर डिबेंचर्स रिडीम लिख दिया 13,200। ये पहली इफेक्ट आ गई। और मैंने अभी आपको समझाया था फंड फ्लो में कोई भी इफेक्ट आती है तो उसकी दूसरी इफेक्ट लेजर में जाती है। और वर्ड वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है? ऑफ कोर्स आपने सही बोला, अगर सोचा है टू बैंक तो आपने सही बोला है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आया है तो उसके लेजर में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। अभी आपको दिखेगा, देखो आपको दिख रहा होगा टू बैंक 13,200।
क्लियर है। अब मैंने आपको पिछले पिछले लेजर में भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ। इस 13,200 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। मैंने तो 12,000 के बदले कितने दिए, 13,200 दिए। तो इसका मतलब 13,200 के अंदर कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1,200 रुपये छुपा हुआ है, जो हमारा लॉस है। तो देखो 13,200 के अंदर से 1,200 निकालना था। मैंने अभी आपको बताया अकाउंट्स में हम लोग इसमें से कैंसिल करके निकाल नहीं सकते। अगर निकालना होता है तो हम लोग अपोजिट पे एंट्री कर देते हैं। तो मैंने अपोजिट साइड पे एंट्री कर दी। बाय लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन कितना, 1,200 रुपये। क्लियर है। तो 13,200 में से 1,200 निकल गया। जैसे ही लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन का नाम आया, उसकी दूसरी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आ गई दूसरी एंट्री, टू डिबेंचर्स 1,200। क्लियर है। तो ये 1,200 की दोनों इफेक्ट अंदर अंदर ही खत्म हो चुकी है। तो इसकी वापस से इफेक्ट देंगे नहीं फंड फ्लो के अंदर या पीएनएल के अंदर। क्लियर है। अब देखा तो हमारा डिबेंचर टैली हो चुका है और लॉस ऑन डिबेंचर डिस्काउंट को बंद करने गया तो जो डिफरेंस आएगा उसको डाल देंगे हम लोग पीएनएल के अंदर, क्योंकि ये हमारा लॉस है और इसको हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। तो इस साल हमने कितना राइट ऑफ किया, 200 रुपीज़। जैसे ही नाम आया बाय पीएनएल, तो यहाँ पे पीएनएल का नाम आया तो पीएनएल अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। और क्या नाम से जाएगा, लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन के नाम से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पीएल में एंट्री कर देंगे डेबिट साइड पे। अभी आपको दिखेगी, देखो, द लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 200 रुपीज़। क्लियर है। और ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। अब क्या लिखा है पढ़ना। मशीनरी है 7,200 की, मशीनरी ऑफ ₹7,200, कॉस्ट प्राइस वॉज रिटर्न ऑफ इन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर बीइंग ऑब्सोलीट। अब क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट का मतलब होता है उसकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है। जैसे टेक्नोलॉजी जब पुरानी हो जाती है तो उसको ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे टाइपराइटर, आज की डेट में अगर आपके पास टाइपराइटर होगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ वेट मशीन जैसे यूज़ होगा, उसका कोई यूटिलिटी पर्पस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है। किसने, लैपटॉप्स ने उसको रिप्लेस कर दिया, प्रिंटर ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो अब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, तो उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं। अब एक मशीनरी थी 7,200 की, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है 5,000, ऐसा लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 5,000 ऑन ऑब्सोलीट मशीनरी। जो मशीनरी है उसके ऊपर 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। इसका मतलब 7,200 की चीज़ थी जिसपे 5,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आज की डेट में वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 2,200। जिसकी वैल्यू 2,200 है वो क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट हो चुका है मतलब जीरो हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन की इफेक्ट देते हैं और उससे भी पहले हम लोग लेजर बनाते हैं। तो आपने एडजस्टमेंट पढ़ा तो मेरे को बताइए कौन से लेजर्स बनेंगे। एक तो आपको दिख रहा है मशीनरी का लेजर, तो एक तो मशीनरी का लेजर बना देंगे हम लोग, और दूसरा मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड भी दिया हुआ है। तो दो लेजर बनाएंगे हम लोग, एक मशीनरी का लेजर और एक मशीनरी के डेप्रिसिएशन फंड का लेजर। क्लियर है। तो मेरे साथ साथ बना दीजिए। मशीनरी एसेट है तो उसका ओपनिंग आएगा 276,400 डेबिट साइड पे और क्लोजिंग आएगा बाय बैलेंस 329,200। डेप्रिसिएशन का उल्टा आएगा, ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस 91,600 और क्लोजिंग आएगा 129,400। तो आप भी बना दीजिए, मैंने भी बना दिया है, अभी आपको दिखेगा। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा मशीनरी का लेजर और मशीनरी के डेप्रिसिएशन फंड का लेजर। मशीनरी का ओपनिंग है 276,400, क्लोजिंग है 329,200 और वैसे डेप्रिसिएशन फंड का ओपनिंग है 91,600 और क्लोजिंग है 129,400। अब एक मशीनरी थी, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, मशीनरी कितने की थी, 7,200 की थी, जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका था 5,000। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई थी 2,200, इसकी वैल्यू हो गई है 0। क्लियर है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब सबसे पहले डेप्रिसिएशन की इफेक्ट देनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन हम लोग 12th में भी पीएल में डेबिट पे लिखते थे, अभी भी पीएल में डेबिट पे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हमने इस बार डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग पीएल डेबिट पे नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्टली लिखेंगे। वो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते हैं पीएल में डेबिट पे। जब हम लोग कोई चीज़ पीएल में डेबिट पे लिखते हैं तो लेजर में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेजर में क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्रिसिएशन का नाम आया वो जाएगा डेप्रिसिएशन के अंदर टू मशीनरी, कितना, 5,000। तो ये 5,000 की इफेक्ट दो बार हो चुकी है। एक इफेक्ट यहाँ आ गई, दूसरी इफेक्ट यहाँ आ गई। अब इनडायरेक्टली पीएल में जाने वाला है लेकिन बाद में जाएगा। अब ये हो गया, 7,200 की चीज़ थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आज के डेट में कितने की हो गई, 2,200 की चीज़ हो गई। 2,200 की चीज़ ऑब्सोलीट हो गई थी, हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, क्या हो गई थी, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट हो गई मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब 2,200 की चीज़ की वैल्यू जीरो हो गई तो हमारा फायदा है या नुकसान है, ऑफकोर्स नुकसान है। और नुकसान हम लोग कहाँ लिखते हैं, पीएनएल में डेबिट साइड पे। अगर मैं पीएनएल में डेबिट साइड पे कुछ लिखूंगा तो लेजर में कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे। देखो एक दिख रहा होगा बाय पीएनएल लॉस 2,200, एक इफेक्ट यहाँ पे आ गई बाय पीएनएल लॉस 2,200 और
दूसरी इफेक्ट जाएगी पीएनएल में डेबिट साइड पे, अभी आपको दिखेगी। देखो दिख रहा होगा, टू लॉस ऑन मशीनरी रिटर्न ऑफ कितना हो गया 2200 जो ऑब्सोलीट हो गई थी। दो इफेक्ट हो गई, एक वहाँ पे लिखी थी लेजर के अंदर और एक ही लिख दी यहाँ पे पीएनएल के अंदर। क्लियर है। अब वापस आ जाते हैं हम उसके लेजर के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो मशीनरी का लेजर और डेप्रिसिएशन का लेजर हम लोग बंद कर देंगे। पहले डेप्रिसिएशन का लेजर बंद करते हैं। जो भी डिफरेंस आया, आपको पता ही है डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है हमेशा, पीएनएल के अंदर, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो भी जाएगा पीएनएल के अंदर। तो डिफरेंस आएगा 42,800 का। डेबिट साइड को प्लस किया और क्रेडिट साइड को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया 42,800 का। ये 42,800 जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड पे, क्या नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। तो अभी आपको दिखेगा, देखो दिख रहा होगा, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 42,800। क्लियर है। अब इस 42,800 के अंदर 5,000 ऑलरेडी आ ही चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी को भी बंद कर देंगे। हमारा स्टार्टिंग में मशीनरी था 276,400, उसमें डेप्री लगा, थोड़ा लॉस हुआ तो कम होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने क्रेडिट साइड को प्लस किया, डेबिट साइड को माइनस किया, तो आपका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आया 60,000। ये 60,000 क्या है, ये सोचने वाली बात है कि हमने जब मशीनरी पुरानी हुई है, डेप्रिसिएशन लगाया है, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे तो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब मैंने और ख़रीदा होगा 60,000 का। जो खरीदा होगा तो पैसा गया होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। और एप्लीकेशन ऑफ फंड आता है, एओएफ आता है जब पैसा जाता है तब। और फंड फ्लो स्टेटमेंट की कोई भी इफेक्ट आती है तो लेजर में क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, बैंक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू बैंक 60,000 और इसकी इफेक्ट जाएगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर। अभी आपको दिखेगी, दिख रही होगी मशीनरी परचेस 60,000। क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा तीसरा एडजस्टमेंट भी हो गया। पर चौथा एडजस्टमेंट है टैक्सेस के ऊपर। क्या लिखा है पढ़िएगा, टैक्सेस पेड ₹12,000। हमने टैक्सेस पे किए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कौन सा लेजर आप लोग बनाएंगे टैक्सेस के ऊपर। तो आप देखेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर दिख रहा है। तो हम लोग लेजर बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसका ओपनिंग कितना है, बाय बैलेंस 10,000, क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग आएगा 10,000 और क्लोजिंग आएगा 12,000। आप भी बना दीजिए, मैं भी बना देता हूँ, अभी आपको दिखेगा। आपको दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस था 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,000। ये आपने लिख दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस 10,000, बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 12,000। इतना लिखने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, टैक्सेस पेड ₹12,000। अब मेरा सवाल ये है कि हमने टैक्स पे किए हैं, तो पैसा आया या गया। ऑफकोर्स अगर आपने भी मन में सोचा कि पैसा गया तो आपने सही सोचा है। और पैसा जाता है तो हम लोग कहाँ पे इफेक्ट देते हैं, हम लोग ऑफकोर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड में। अगर आपने सोचा सही है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम लोग लिखेंगे टैक्सेस पेड। तो देखो मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया इनकम टैक्स पेड 12,000। आपको पता ही है जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई एंट्री आती है तो उसकी इफेक्ट जाती है लेजर में, कौन से नाम से, बैंक नाम से। यहाँ पे इनकम टैक्स किस तरफ आया, क्रेडिट साइड पे, तो लेजर में किस तरफ आएगा, लेजर में आएगा डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक। देखो आपको दिख रहा होगा टू बैंक 12,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर को बंद कर देंगे। यहाँ पे 12 + 12 24,000 आ गया। 24,000 में से 10,000 माइनस किया तो ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 14,000। ये 14,000 क्या है, ये आपका प्रोविजन है नेक्स्ट ईयर का। तो हम इसको प्रोविजन हमेशा कहाँ बंद करते हैं, पीएल में। तो यहाँ पे लिख दिया बाय पीएनएल, बैलेंसिंग फिगर 14,000। ये 14,000 कहाँ जाएगा, ये जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड पे। यहाँ पे क्रेडिट है तो पीएनएल में जाएगा डेबिट पे, और नाम किसका आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो देखो आपको दिख रहा होगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स 14,000। क्लियर है। चलिए अब लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा लास्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स प्रोसीड। ऐसा बोला है, इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्रोसीड्स के ऊपर। अब सेल्स प्रोसीड्स का मतलब होता है कि 20,000 की चीज़ है, हमने कितने में बेची होगी, 20,000 से ज़्यादा में। अब तो आप मेरे को बताइए सबसे पहले कौन सा लेजर बनाएंगे हम लोग। तो कौन सा लेजर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा एसेट साइड पे। आपको दिख रहा होगा ओपनिंग है 20,000 और क्लोजिंग है डैश। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेजर बना देंगे। ओपनिंग कितना है 20,000, क्लोजिंग कितना है डैश। तो देखिए आपने लिख दिया इन्वेस्टमेंट का लेजर, ओपनिंग लिख दिया 20,000 और क्लोजिंग लिख दिया 0। क्लियर है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा था तो ऐसा बोला है, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्रोसीड्स। जब भी सेल्स प्रोसीड्स आता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, कुछ देखेगा, ऐसा बोला हुआ है, टोटल कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये तो हमको पता ही है। इस बार क्वेश्चन में बोला है 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो हम लोग सेल्स को क्या लेंगे 100 लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा 20, ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट आ जाएगा 80। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का कितना था, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 0, तो इसका मतलब मैंने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो 20,000 की चीज़ थी उसको मैंने बेच दी है। तो कैसे बेचूंगा, कितने बेचूंगा, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स में, तो हम लोग करेंगे 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, तो आ जाएगा 25,000। इसका मतलब मैंने 20,000 की चीज़ मैंने कितने में बेची है 25,000। अगर आप डायरेक्टली करते हैं 20,000 प्लस 20%, तो आपके कैलसी पे 24,000 आएगा, जो गलत है। इसलिए हम लोग हमेशा इस तरह से करेंगे। क्लियर है, हमने 20,000 की चीज़ कितने में बेची है 25,000 में बेची है, तो हमारे पास पैसा आया या गया, ऑफकोर्स पैसा आया। पैसा आता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं सोर्स ऑफ फंड में, सोर्स ऑफ फंड कहाँ पे आता है डेबिट पे, तो इसकी इफेक्ट आएगी लेजर में क्रेडिट साइड पे। हम लोग क्या लिखते हैं बाय बैंक, तो हमने लिख दिया बाय बैंक 25,000। और दूसरी इफेक्ट आपको पता ही है फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट सोर्स 25,000। क्लियर है, अब ये इन्वेस्टमेंट को बंद करते हैं। लेकिन 20,000 की चीज़ आपने कितने में बेची थी 25,000 में बेची थी, तो फायदा कितने का हुआ था 5,000 का। फायदा आपको पता ही है, हम लोग फायदा कहाँ लिखते हैं पीएल में क्रेडिट साइड पे। अगर पीएल में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो लेजर में कहाँ आएगा, लेजर में डेबिट साइड पे आएगा। क्या नाम आएगा, पीएल का नाम आएगा। तो हमने लिख दिया 2PL 5,000, और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो दिख रहा होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 5,000। ईजी, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये खास एडजस्टमेंट था, 20% ऑन सेल्स बोला था इसलिए। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ रह तो नहीं गया। इक्विटी हमारा हो चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा हो चुका है, हमने लेजर बना दिया था, एडजस्टमेंट पढ़ लिया था, लेजर बना दिया था। प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग में लिख चुका हूँ। डिबेंचर मेरा हो चुका है, डेप्रेशन हो चुका है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है कहाँ पे वर्किंग कैपिटल में। प्रोविजन फॉर टैक्स भी मैंने एडजस्टमेंट किया था, वो भी हो चुका है। बेड डेट रिजर्व भी हो चुका है वर्किंग कैपिटल में। बाकी क्या है प्रपोज डिविडेंड, ये बाकी है। अब प्रपोज डिविडेंड बाकी है, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो आया है नहीं। मैंने आपको बताया था प्रपोज डिविडेंड हम लोग वर्किंग कैपिटल में डालते नहीं हैं क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट आता है। इस सब में एडजस्टमेंट आया नहीं है, तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उसका लेजर बना के, तो देखते हैं। प्रपोज डिविडेंड का लेजर बनाते हैं। ओपनिंग आएगा 8,000, क्लोजिंग आएगा 10,000। तो मेरे साथ साथ बनाएंगे, मैंने तो बना दिया है, अभी आपको दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बाय बैलेंस दिख रहा है 8,000 और टू बैलेंस दिख रहा है 10,000। अब क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग होता है उसी को ही हम लोग पे कर देते हैं टू बैंक के नाम से। क्या करते हैं, वही हम लोग पे कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ओपनिंग है उसी को मैं क्या कर दूंगा पे कर दूंगा टू बैंक के नाम से, और जो क्लोजिंग आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाय PL के नाम से। तो ओपनिंग वाला पे हो जाता है, क्लोजिंग वाला अगले साल का प्रोविजन बन जाता है। क्योंकि आपने टू बैंक लिखा 8,000 पे किया है, तो इस ये 8,000 की दूसरी इफेक्ट जाएगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में AOF के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फंड में, और ये बाय PL जाएगा PNL में डेबिट साइड पे। क्लियर है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8,000 जाएगा एप्लीकेशन फंड में, 10,000 जाएगा PNL डेबिट पे। अभी आपको दिखेगा, दिख रहा होगा डिविडेंड पेड 8,000 एप्लीकेशन ऑफ फंड में, और PNL डेबिट पे टू प्रपोज डिविडेंड 10,000। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड तो हो चुकी है, एसेट साइड पे आ जाते हैं हम लोग। मशीनरी हमारा हो चुका है, गुडविल बाकी है। पहले कितना था 50,000, बाद में हो गया डैश। गुडविल हमेशा नॉन कैश आइटम है, तो इसमें फंड फ्लो में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। गुडविल 50,000 था, अभी क्या हो गया डैश हो गया, मतलब मैंने राइट ऑफ किया होगा। राइट ऑफ हम लोग कहाँ करते हैं PNL में डेबिट साइड पे, तो हम लोग लिखेंगे PNL में डेबिट साइड पे 50,000। तो देखो दिख रहा होगा टू गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000। एक इफेक्ट आई क्योंकि एडजस्टमेंट है नहीं, तो एक इफेक्ट यहाँ पे आ गई। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है। लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन हम लोग बना चुके हैं। डिबेंचर डिस्काउंट वो भी सेम गुडविल जैसे ही नॉन कैश आइटम है, इसको भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कहाँ पे होता है PNL में डेबिट साइड पे। पहले 5,000 था, अभी 3,000 हो गया। डिफरेंस कितना है 2,000। 2,000 हम लोग PNL में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो देखो आपको दिख रहा होगा टू डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 2,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ आ गई है
इशू एक्सपेंडिचर राइट शेयर्स पे आपने खर्चा किया है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। पहले था ही नहीं, डैश था, बाद में कितना हो गया, 10,000। इसका मतलब आपने राइट शेयर्स के ऊपर एक्सपेंस पे किया है कितने का, 10,000 का। आपने एक्सपेंस पे किया है इसलिए पैसा गया होगा। पैसा चाहता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड। राइट एक्सपेंसेस, राइट शेयर एक्सपेंसेस आ गए क्योंकि हमने पैसा पे किया है तो पैसा गया, इनकर किया है खर्चा, एक्सपेंसेस इनकर किया इसलिए पैसा गया। क्लियर। अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। स्टॉक हमने ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में लिख दिया है, डेटर्स हो चुका है वर्किंग कैपिटल में, बिल्स रिसीवेबल भी वर्किंग कैपिटल में हो चुका है, कैश भी हो चुका है, बैंक बैलेंस भी हो चुका है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो चुका है, सब कुछ हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। टैली करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करने के लिए ये सारी साइट आप प्लस करोगे, टोटल करोगे तो आ जाएगा 165,200। 165,200 में से माइनस करोगे 1,08,000 और 5,000 तो आपको मिलेगा ये बैलेंसिंग फिगर। ये आपका है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सोर्स ऑफ फंड में, SOF के अंदर। ये आपका SOF आ गया, ये नाम से दिख दिया 52,200। इसको लिखेंगे क्या, एडजस्टेड PL अकाउंट, जो PL अकाउंट में से लेके आए थे। अब हम लोग इसको बंद करेंगे। अगर दोनों साइड, सोर्स ऑफ फंड की साइड और एप्लीकेशन ऑफ फंड की साइड टैली हो जाती है, सेम हो जाती है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा सम कंप्लीट भी हो गया और राइट भी हो गया। तो प्लस करिए कैलसी पे 88,000, 25,000 और 52,200, तो टोटल आ जाएगा 165,200। इन द सेम वे 62,000 13,200, 60,000 12,000, 8,000 और 10,000, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 165,200। ये दोनों सेम आ गए तो हम लोग, हमारा सम क्या है, राइट भी है और कंप्लीट भी हो गया है। क्लियर। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका ये मतलब है कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन सम बहुत ही ईजी तरीके से कर लिया है। आई एम श्योर आपको मेरी नई टेक्निक जो मैंने इल्यूमिनेटिंग पेन से यूज़ की करके आपको सिखाई है वो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेक्निक बहुत ही ईजी लग रही होगी। आई होप ये टेक्निक आपको और सम्स करने में भी हेल्प करे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी टेक्निक यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको भी मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऑफ कोर्स बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सम के साथ। बाय बाय।